नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जहां हरियाणा में फिर बनेगी नायब सरकार, नायब सैनी आज लेंगे हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ। हरियाणा कैबिनेट में जातिगत समीकरणों को बीजेपी साधेगी। नायब मंत्रिमंडल में 12 से 13 मंत्री होने की उम्मीद है। 12 विधायक कर सकते हैं शपथ ग्रहण। और इसके साथ ही अहिरवाल बेल्ट से डिप्टी सीएम बनाए जाने की जो चर्चाएं हैं वो भी काफी तेज नजर आ रही है। कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा मंत्री बनाए जा सकते हैं, जहां कृष्ण मिड्ढा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लक्ष्मण यादव, राव नरबीर का नाम भी चर्चाओं में सामने आ रहा। सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर बन सकते हैं मंत्री। अनिल विज को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, ये भी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जो अनिल विज को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आरती राव का नाम भी मंत्री बनने की रेस में आगे चल रहा है। इस बीच रणवीर गंगवा की बात करें तो उनका नाम भी मंत्री बनने की चर्चाओं में तेज चल रहा है। तो ये जो तमाम नाम है वो निकल के सामने आ रहे हैं और मंत्री बनने की जो चर्चा है, जिनमें मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, ये 12 विधायक है जिनके नामों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बहरहाल आपको बताते चले, जहां कल विधायक दल का नेता कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी को चुन लिया गया, आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि भारी बहुमत से हरियाणा में अब बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, कल विधायक दल का नेता चुना जा चुका है, आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। एक बड़ा पल है हरियाणा के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि तीसरी बार कोई एक जो पार्टी है वो अपनी सरकार बनाने जा रही है। 80 के दशक के बाद ये पहली बार हो रहा है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ा है बीजेपी ने और ये रिकॉर्ड भी बना है। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण पल है हरियाणा के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पर एक बार फिर से जो उन्होंने जनता जनार्दन ने फैसला किया और जो चौंकाने वाली जीत रहेगी, इसलिए क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि अप्रत्याशित जीत हासिल की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, याचिका दायर की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो आज एक बड़ा दिन है और नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए व्यापक भव्य तैयारियां पंचकुला के सेक्टर 5 में दशहरा ग्राउंड मैदान में देखने को मिल रही हैं, जहां हम मौजूद हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी, जब ये खबर मिल रही है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें 12 जो मंत्री बनाए जा सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जो 18 प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम हिस्सा लेंगे, वो भी शामिल रहेंगे। आज वाल्मीकि जयंती भी है, तो इस दिन को खास तौर पर एक बड़ा मैसेज देने के लिए बीजेपी ने चुना है। 17 तारीख का ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि वाल्मीकि जयंती के मौके पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां और वो व्यापक तौर पर देखने को मिली हैं। आज दोपहर 1:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। वीआईपी पहुंचना शुरू होंगे 11 बजे। इसके अलावा 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें अहिरवाल बेल्ट से किसी को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं हैं। अहिरवाल बेल्ट, जहां पर जो दक्षिण हरियाणा की बात करें, जो केंद्र में मंत्री हैं रणजीत सिंह, उनका क्षेत्र माना जाता है। और ऐसे में वहां से एक बार फिर बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिली है, तो वहां पर विशेष फोकस बीजेपी रख सकती है। नई सरकार में कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा को मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। इसके अलावा कृष्ण मिड्ढा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा, लक्ष्मण यादव के नाम भी चर्चाओं में है। राव नरबीर, सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर को भी मंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन ये भी अहम जानकारी मिल रही है कि जो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं खट्टर सरकार में, अनिल विज, और जब बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि ये भी कहा जा रहा है कि अनिल विज को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन सी जिम्मेदारी किसको दी जा सकती है, कौन सा पद की कमान कौन मंत्री यहाँ पर संभालेगा। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि नायब मंत्रिमंडल में वो 12 जो मंत्री हैं वो भी नायब सिंह सैनी के साथ शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से उन नामों का जिक्र आपके सामने कर देते हैं, जहां बताते चले कि अहिरवाल बेल्ट की बात करें तो उप मुख्यमंत्री अहिरवाल बेल्ट से बनाए जा सकते हैं।
हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि अनिल विज का जो नाम है काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा है, क्योंकि उन्होंने कई बार दावे भी किए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। बहरहाल कल जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर विधायक दल का नेता चुना गया यहाँ पर नायब सिंह सैनी को, लेकिन उस दौरान वो पलट गया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैंने कभी भी दावा नहीं ठोका है, सिर्फ मैंने जिक्र किया, चर्चा की, क्योंकि कई बार उनसे कहा जा चुका है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, तो वो क्लियरिटी देते हुए नजर आए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए जयपाल, अनिल विज का नाम जो है और जिस तरीके से बड़ा चेहरा रहे हैं वो, और खट्टर सरकार में निश्चित तौर पर उनकी नई जिम्मेदारी क्या होगी, ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिल सकते हैं। क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर जो कैबिनेट में मंत्री बनने हैं नायब सैनी के साथ जो शपथ लेते नजर आएंगे, बल्कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना है और ऐसे में उनको भी चुना जाना है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या स्पीकर पद पर अनिल विज को मिल सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन ये भी साफ बात है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से नए चेहरों पर दांव लगाया है बीजेपी ने, वो उन्हीं पर यहाँ पर आगे बढ़ेगी ऐसा दिखाई देता है। और इसीलिए यहाँ पर जो समीकरण साधने को लेकर, जातिगत समीकरण अगर उनकी बात करें, ओबीसी समीकरण, दलित फैक्टर, ये तमाम ऐसे वजह रही हैं जो बीजेपी की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आई हैं। ऐसे में अब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में किसको लिया जाए, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, इसको लेकर कहीं न कहीं कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। मंथन चल रहा है चंडीगढ़ में, ये जानकारी हमें मिली है। करीब आधे घंटे में नाम फाइनल हो जाएंगे, शपथ जो ग्रहण करेंगे। और इसमें अनिल विज का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में इसलिए क्योंकि पिछले अगर देखें तो जब वो मनोहर लाल सरकार में मंत्री रहे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, लेकिन जब यहाँ पर बीजेपी ने नायब सैनी को लाने का फैसला किया, उसके बाद मनोहर लाल की वहाँ पर हटाया गया। उसके बाद जब नई सरकार का गठन हुआ तब उसमें अनिल विज नाराज थे और ये कहा गया था कि वो विधायक दल की बैठक से भी नाराज हो गए थे, छोड़कर चले गए थे। इसलिए इस बार खुद गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे, विधायक दल की बैठक में कोई हंगामा न हो, और इसीलिए उन्होंने अपने निर्देशन में इस बैठक को सफलतापूर्वक संचालित किया। और उसके बाद अनिल विज की जिम्मेदारी को लेकर अब तमाम सवाल बने हुए हैं, क्या उनकी भूमिका होगी, क्या उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ 7वीं बार वो चुनाव जीत कर आई हैं। ऐसे में उनको दरकिनार नहीं कर सकती बीजेपी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। और स्पीकर पद को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या वरिष्ठ मंत्री के तौर पर उनको फिर से लाया जाए, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। ये कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, आरती राव का नाम भी चर्चाओं में जुड़ गया है। वो पहली बार चुनाव जीती हैं और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। ऐसे में अहिरवाल बेल्ट के समीकरण साधने को लेकर बीजेपी आरती राव को कैबिनेट में जगह दे सकती है। श्रुति चौधरी भी जीत कर आई है, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं। कांग्रेस छोड़कर वो शामिल हुई थी, राज्यसभा सांसद बनी है, वहां पर भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है महेंद्रगढ़ में। और जिस तरीके से ये समीकरण बने हैं, तो अब महिलाओं की भी इस कैबिनेट में एंट्री होनी है और 2 नाम निकल कर आ रही हैं। तो अन्य नाम भी चर्चाओं में है, लेकिन निश्चित तौर पर आज की कैबिनेट में जातिगत समीकरणों को साधते हुए विशेष फोकस बीजेपी करने वाली है, ये जानकारी मिल रही है। और इसलिए डिप्टी सीएम का नाम भी चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि पहले मंत्री पद की शपथ ली जाएगी और उसके बाद ही जो उनको विभाग आवंटित किए जाएंगे वो तस्वीर सामने आएगी, कौन डिप्टी सीएम बनता है या किस पर दांव लगाती है बीजेपी। ये बड़े सवाल हैं, लेकिन ये लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और हरियाणा के लिए आज एक बड़ा दिन है, जब वहां पर एक बार फिर से बीजेपी सरकार वापसी कर रही है, शपथ ग्रहण समारोह, और उसके लिए व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। 22 जिलों से करीब 2000 बसों में आम लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। करीब 50,000 लोग से ज्यादा लोग जुटेंगे, वीवीआईपी लोग रहेंगे, खास लोग रहेंगे। इसके अलावा जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस समारोह में शामिल रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक हरियाणा की लड़ाई का एक बड़ा मैसेज देना चाहेगी, जो उसने जीत हासिल की है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें या फिर झारखंड में जहां चुनावी बिगुल बजा हुआ है, इसके जरिए बीजेपी नए दमखम के साथ वापसी करती हुई नजर आ रही है। और इसलिए विपक्षी गठजोड़ इंडिया ब्लॉक पर एक दबाव
वो बना रही है। तो कहीं ना कहीं ये शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ाएंगी। अब बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा कीर्तिमान बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद रचती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरह से देखें कि भारी बहुमत से यहाँ पर बीजेपी ने हरियाणा में जीत हासिल की, जिस तरह से एग्जिट पोल थे, रुझान सामने आए थे, नतीजे एकदम उसके उलट आया। बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि इस बीच ये भी देखने को मिला था कि केंद्रीय गृह मंत्री बतौर पर्यवेक्षक जब कल विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि ये जीत सिर्फ बीजेपी की नीतियों की वजह से हुई है और आगे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब जिस तरह से देखिए कि एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर से अन्य राज्यों पर पड़ता हुआ भी नजर आएगा जिसमें आगामी चुनाव होने हैं। देखिए बिल्कुल जयपाल, और जिस तरीके से समीकरण बने हैं हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि अप्रत्याशित चौंकाने वाली जीत बीजेपी की रही है, ये कहा जा रहा है। इसको जमीन पर भाप नहीं पाए राजनीतिक विश्लेषक, और तमाम एग्जिट पोल ने जो अनुमान लगाया था उसको धता बताते हुए यहाँ पर चुनाव परिणाम सबको चौंका गए। और खुद कांग्रेस ने भी इस पर यह दावा किया कि ये जीत स्वीकार्य नहीं है, तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है। और जैसा कि मैंने हवाला दिया जयपाल की, कल ही एक याचिका लगाई गई है जिसमें 20 सीटों पर दोबारा से मतदान की मांग की गई है। और इसमें ईवीएम में जो बैटरी का इसमें जहां पर बैटरी ज्यादा पावरफुल थी 99% तक चार्ज थी, जबकि मतगणना के दौरान वो बैटरी घटनी चाहिए थी, ये दावे किए गए हैं। और इसीलिए दोबारा से चुनाव की मांग करते हुए याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा, ये तमाम सवाल हैं जिनका इंतजार रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि अब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में वापसी कर रही है और नायब सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। तो वहीं बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो वो एक बड़ा मैसेज अब उन राज्यों में देगी जहां पर ये कहा जा रहा था कि माहौल उनके खिलाफ है या जमीन पर वो हार रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित तौर पर जो चौंकाने वाली जीत मिली है उसके बाद बीजेपी हमलावर है विरोधियों पर, और वो कह रहे हैं कि उनकी नीतियों पर जनता जनार्दन का भरोसा है। वो जनता जनार्दन जो साइलेंट वोटर है और जिनको सीधा लाभ जन कल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा है, वो बीजेपी के फेवर में है और इसीलिए वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं, ये बीजेपी दावा कर रही है। अब ये जोर शोर से वो प्रचारित कर रहे हैं कि उनकी नीतियां और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसका फायदा उनको हरियाणा में मिला है और जिसके चलते उन्होंने वापसी की है। अब सेम पैटर्न पर वो महाराष्ट्र का चुनाव लड़ते नजर आएंगे, ये दावा करते हुए कि उनकी नीतियों पर भरोसा जो उनकी सरकार ने वहां पर किया है और जिस तरीके से बदलाव रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर पड़ेगा इस हरियाणा में अप्रत्याशित नतीजे के बाद। ये बीजेपी को पूरी उम्मीदें हैं और इस झारखंड के चुनाव पर भी वो फोकस कर रही हैं, महाराष्ट्र पर विशेष फोकस कर रही हैं और निश्चित तौर पर अब विपक्ष के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। जो एक मोमेंटो बना था लोकसभा चुनाव मुकाबले के बाद, वो कहीं ना कहीं उस पर स्पीड ब्रेकर लग गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी काफी उत्साहित है और ये कई राज्यों में समीकरण बदलते हुआ नजर आएगा ये जीत, ये कहा जा रहा है। अब बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप इस बीच एक जिक्र भी किया जाए, क्योंकि जिस तरह से देखिए अगर हम बात पिछले दिनों में जाएं, उत्तराखंड की कर ले या फिर गुजरात की कर ले, आखिरी मौके पर यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया था, वहां पर भी जीत मिली थी और वही जो रणनीति है बीजेपी ने हरियाणा में भी अपनाई और यहाँ पर कामयाबी हासिल हो गई बीजेपी को। देखिए बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर पार्टी मानी जाती है और अन्य पार्टियों के मुकाबले वो दूरगामी सोच के साथ रणनीति बनाते हैं। ऐसे मुकाबले में जब हरियाणा में कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल हार रहे हैं, एक तरफा हारेंगे, लेकिन फिर भी जो हमें जानकारी मिली है उसमें पार्टी के रणनीतिकारों ने लगातार जमीनी कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को ये खास मैसेज लगातार दिया कि जब तक हार नहीं होती या परिणाम नहीं आता तब तक वो हार ना माने, बल्कि उसके लिए जीत के लिए जी जान से जुटे रहे। और यही वजह रही कि उनके कार्यकर्ता जो संगठन है वो अपनी शैली के साथ काम करता रहा, ये कहा गया। और इसीलिए उन्होंने एक नैरेटिव बनाया जिस तरीके से गुटबाजी को लेकर, और जो कुमारी शैलजा का जो बयान थे जो वो उनके खिलाफ गए कांग्रेस के, ये कहा गया और उसको भुनाते हुए बीजेपी एक मैसेज देती रही। पर्ची खर्ची का एक मसला था
जिसको उन्होंने हरियाणा में बुलाया है। तो निश्चित तौर पर एंड टाइम पर जो चुनावी मुद्दे बनकर उभरे, उन्होंने पासा पलट दिया, ये कहा जा रहा है इस चुनावी मुकाबले को लेकर। लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये चुनावी मुकाबला जो पलटा है उसमें ईवीएम का खेल है और इसलिए वो बैटरी का मुद्दा उठा रही हैं। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई है, जिसको शिकायत चुनाव आयोग में भी दर्ज कराई गई है। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस पर जो आधिकारिक तौर पर देखें तो उस पर बयान आया था जब चुनाव आयुक्त ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी तारीखों का ऐलान कर रहे थे, तब उन्होंने इस पर जवाब दिया था ईवीएम को लेकर। तो ये जरूर है कि इस पर वार पलटवार चल रही हैं और फिलहाल राजनीतिक लड़ाई बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक इस हरियाणा के चुनावी मुकाबले में विपक्ष को मिला है और अब विपक्ष का दबाव कांग्रेस पर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी आशानुरूप प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा, उसके बाद एक मंत्री पद उनको देना था लेकिन उनके मंत्री ने शपथ नहीं ली, उस पर होल्ड कर दिया गया फैसला। तो ये कहीं ना कहीं अब एक नई बूस्ट मिल गई है सत्ता पक्ष को यानी बीजेपी को और वो नए सिरे से हमलावर होगा विपक्ष पर, ये देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक नई राजनीतिक लड़ाई इस राजनीतिक परिणाम से जो हरियाणा का निकला है उससे देखने को मिल रही है। तो आज शपथ ग्रहण समारोह का बड़ा दिन है और इसके जरिए वाल्मीकि जयंती भी, और इस मौके पर एक खास मैसेज दलित वर्ग को बीजेपी देना चाहती है, इसलिए 17 तारीख का ये चुनाव बेहद सोच समझकर किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए इस बीच ये भी अगर हम चर्चा करें उप मुख्यमंत्री के नाम की, तो ये बताया जा रहा है कि अहिरवाल बेल्ट से मुख्यमंत्री के नाम का चयन किया जा सकता है। वो मुख्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से नाम चर्चाओं में है वो जो नाम सामने आए हैं, जैसे कि नाम हमने बताए हैं, इसमें मंत्री के लिस्ट में अहिरवाल बेल्ट से ये जो चर्चाएं चल रही हैं वो निश्चित तौर पर लक्ष्मण यादव की बात हो या फिर जिस तरीके से अन्य नाम चर्चाओं में हैं उनकी मंत्री बन सकते हैं, उनके नाम चर्चाओं में आए हैं। तो अब तस्वीर साफ होने में बस कुछ देर बाकी है और उसके बाद ये आधिकारिक लिस्ट जबकि राजभवन को सौंपी जानी है, उसके बाद ये नाम सार्वजनिक हो जाएंगे और उसके बाद शपथ का जो कार्यक्रम है जो कि 11 बजे से एक तरीके से वीवीआईपी लोग जो उनका जमावड़ा लगने वाला है आज पंचकुला सेक्टर 5 दशहरा ग्राउंड में, उसकी व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं और जगह जगह हमने देखा इसके लिए व्यापक इंतजाम राज्य सरकार की ओर से भी किए गए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा समारोह और इसको भव्य बनाने में कोई कसर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल।